स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट। मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस 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 मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। सिर्फ स्लीपी की वीडियोस ही देखी है। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। This is Dr. Ritika Aima. I've secured All India Rank 33 in UPSC CSE 2023 and All India Rank 186 in CSE 2022. आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ about the interview process because this is one of the most less talked about, I think, and least understood at least in terms of the UPSC journey. And interestingly and luckily, I was able to increase my interview marks by a 50% margin in the last 3 years. So I'll give you a little history about myself. So I have given 3 UPSC interviews in 21, 22 and 23. So in 21 I scored around 165. Next time I scored around 184 and this time in the interview I scored 212, which is a very good score for a personality test. So I think what this shows, this incremental growth in terms of my UPSC interview marks is that इंटरव्यू इतना भी अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होता और इतना भी जो है सब्जेक्टिव नहीं होता या लक बेस्ड नहीं होता कि मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपका इंटरव्यू कैसा जाएगा। सी टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट ऐसा हो सकता है कि कोई एक आध क्वेश्चन आप प्रिडिक्ट ना कर पाओ जो सही या गलत चला जाए, बट देन इंटरव्यू डज हैव अ स्ट्रक्चर्ड वे। आई विल टेल यू हाउ। पहली चीज़ तो ये कि द यूपीएससी डज नॉट कॉल इट एन इंटरव्यू। यूपीएससी सिलेबस जो है इट कॉल्स इट अ पर्सनैलिटी टेस्ट, विच मीन्स दैट उनके हिसाब से दे आर जजिंग नॉट योर नॉलेज, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अब पर्सनैलिटी कैसे जज करेंगे इन अ स्पैन ऑफ 20 to 30 मिनट्स? तो दे विल हैव टू आस्क अस क्वेश्चंस, है ना, कुछ पूछना पड़ेगा। एंड जनरली दे ट्राई टू स्टिक विद वेरी सिंपल एंड जनरल क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर बेस्ड हैं, जिसपे कि कोई भी बात कर सकता है। ये क्वेश्चन ना डीप में नहीं जाते हैं, ये बहुत ऊपर ऊपर की सरफेस पे होते हैं। एंड ये डीप में आप एज अ स्टूडेंट ले जा सकते हो इफ़ यू वांट टू टेक इट देयर, बट दे वांट टू जस्ट एनालाइज कि हमारा थॉट प्रोसेस कैसा है। उसके लिए बहुत ब्रॉड क्वेश्चन से वो स्टार्ट करते हैं। जितना डीप ये इंटरव्यू चलता जाएगा, जितना इन डेप्थ आप एनालिसिस करते जाओगे, उतना वो भी आपसे क्रिटिकल क्वेश्चन पूछते जाएंगे। सो इट्स अ गुड थिंग अगर आपसे जो है थोड़ा टफर वाले साइड पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करवाया जा रहा है, बिकॉज इट डज शो कि दे थिंक दैट आप में वो कैपेबिलिटी है टू थिंक थिंग्स थ्रू। कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग कि इसको ना पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। एंड यूपीएससी ने आई थिंक 7 to 8 ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स बताए हुए हैं इन देयर सिलेबस व्हिच दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर इन द पर्सनालिटी टेस्ट। इसमें एक है क्लैरिटी ऑफ थॉट, एक है लीडरशिप क्वालिटीज़, और ऐसे करके बहुत सारे और चीज़ें हैं। तो इसका क्या मतलब है? अगर आपको सिलेबस दिया हुआ है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप जो है ये क्वालिटीज़ को अच्छे से पढ़ो, इन कीवर्ड्स को पढ़ो और इनको इंट्रोस्पेक्ट करो। मतलब थोड़ा सा सोचो कि क्या मेरी पर्सनालिटी में ये क्वालिटीज़ हैं, क्या मैं अनबायस्ड हूँ और क्या मेरे वर्ड्स में वो दिखता है। क्योंकि देखो एक्शन दिखाने का मौका नहीं मिलता 20 मिनट में। 20 मिनट में सिर्फ आप अपने वर्ड्स के थ्रू ही अपनी क्वालिटीज़ या अपनी पर्सनालिटी दिखा सकते हो, विच मीन्स दैट चूजिंग द राइट वर्ड्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दोज 30 मिनट्स ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट। हो सकता है कि लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ, हो सकता है कि अगर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो मैं हमेशा जो है राइट का साथ दूंगी, लेकिन क्या मैं ये बात किसी क्वेश्चन में अपने वर्ड्स के थ्रू बता पा रही हूँ? आई विल गिव एन एग्जांपल। सपोज मेरे से पूछा जाए कि आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ विमेन एम्पावरमेंट? तो एक कैंडिडेट कह सकता है कि आई थिंक कि विमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन। सेकेंड वन कुड से दैट आई हैव दिस पर्सनल एजेंडा वेयर आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट women in my society are empowered. Third person could say that women empowerment will happen in natural course of time and we have so schemes for that. देखो तीनों में ना डिफरेंट लेवल ऑफ कन्विक्शन दिखता है ना। आई एम नॉट सेइंग कि एक कन्विक्शन लेवल बेटर है देन द अदर। मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको पर्सनल एजेंडा लेना चाहिए इस टॉपिक को, लेकिन अगर आप ये कहते हो तो एग्जामिनर को आपकी सोच पता चलती है, आपकी पर्सनैलिटी पता चलती है। उसको ये पता चलता है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको लेके आप लाइफ में काफ़ी स्ट्रांगली फील करते हैं। उसको ये पता चलता है कि ये जो स्टूडेंट है ये कुछ चीज़ों को लेके जो है काफ़ी अनबायस्ड है
ये हो सकता है ही इज़ अ मेल कैंडिडेट, लेकिन ये फीमेल एम्पावरमेंट को भी प्रमोट करता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिविटी है, ये अनबायस्ड है, ये थोड़ा सा ब्रॉडर विजन रखता है। मतलब ये छोटी चीज़ें ना एक्चुअली आपकी पर्सनालिटी की ही बारीकियाँ बता रही होती हैं। सो देयर इज़ अ टर्म देयर, इट्स कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक्स। सिमिलरली देयर इज साइको लिंग्विस्टिक्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं विच गो ऑन टू एक्सप्लेन हाउ द वर्ड्स दैट वी यूज़ दे अफेक्ट आवर साइकोलॉजी एंड दे कैन एक्चुअली चेंज द वे यू थिंक। कहते हैं कि देयर इज़ न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब हमारा ब्रेन जो है बड़े होने के बाद भी चेंज होता है। तो जब आप ये वर्ड्स यूज़ करते हैं ना अपनी आम जिंदगी में, वेर यू टेक अ मोर बैलेंस्ड व्यू, तो यू आर एक्चुअली रिवायरिंग योर ब्रेन। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज, इंटरव्यू प्रिपरेशन कैन नॉट हैपन इन 2 months आफ्टर योर मेंस और 3 months आफ्टर योर मेंस। मान के चलिए कि आप यूपीएससी की जर्नी में 2.5, 3, 4 साल भी लगा देते हैं, तो उन 4 सालों में आपको ये तो नहीं पता कि आपका यूपीएससी निकलेगा या नहीं, लेकिन यू कैन अश्योर योर सेल्फ कि एक बढ़िया पर्सनैलिटी निकलेगी मेरी। And how will that happen is throughout the process of preparing, focus on these qualities, these officer-like qualities that UPSC is looking for in the personality test and that the society expects out of you. मतलब ये qualities तो society को अपने leader में चाहिए ही, या बाद में तो develop कर नहीं पाओगे, तो ये साथ साथ ही develop होनी चाहिए। Having somebody who is compassionate towards others. अब ये हम सब होते हैं, लेकिन कई बारी ना हम दिखा नहीं पाते, या कई बारी हमारे ना 2 साइड्स होते हैं। मतलब मैं कंपैशनेट तो हूँ टुवर्ड्स ऑल लिविंग बींग्स, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे अपना कुछ पर्सनल एम्बिशन भी है। तो हो सकता है कि उस टाइम पे अपने पर्सनल गेन के लिए मैं वो कंपैशन वाला साइड दबा दूँ। दैट इज़ वाई देयर इज़ बैलेंस ऑफ जजमेंट, कि दोनों चीज़ें साथ में लेके चलनी रहती हैं। और ये तभी होगा जब आप अपनी नॉर्मल लाइफ में थोड़ा सा जो है कॉशियस हो जाएं, थोड़ा जो है सीरियस हो जाएं। सीरियस डजंट मीन कि आप एंजॉय नहीं करते चीज़ें, सीरियस मीन्स कि यू नो द कॉस्ट ऑफ एंजॉयमेंट। मतलब आपको ये पता है कि जो भी मैं कर रही हूँ इसके रेपरकशंस क्या हैं, इस एक्टिविटी या एक्शन से किसको फ़ायदा होता है या किसको प्रॉब्लम होती है। वाई दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज दैट विल एक्चुअली मेक यू अ जेंटलमैन और अ जेंटल वुमन फॉर दैट मैटर। एंड ये चीज़ें ना आपकी पर्सनैलिटी में एक गहराव लाते हैं, एक ठहराव लाते हैं, विच द यूपीएससी इंटरव्यूअर डज सी। ये मान के चलिए कि वो इंटरव्यूअर की यही नौकरी है कि उसको दिन में 50 लोगों से मिलना है और उनको एनालाइज या जज करना है, तो दे आर वेरी गुड एट दिस। तो उनके सामने आप ना फेक नहीं कर सकते। उनके सामने अगर आप कोशिश करते हैं कि आप जो है बहुत अच्छी पर्सनालिटी दिखाएं, तो उसमें एक लैक ऑफ मैच्योरिटी दिख जाएगी। तो मैच्योर पर्सनालिटी विच इज़ अ गुड पर्सनालिटी, इट विल टेक यू फॉरवर्ड इन लाइफ नो मैटर वेयर यू एंड अप। So UPSC is not something where कितनी ही मेहनत कर लो तो रिजल्ट आएगा ही। There are a lot of factors that work here, but I think personality test is something that should become a part of your normal, day-to-day life, कि आप अपनी पर्सनालिटी तो निखार के ही जाइए अगर आप इस एग्जाम प्रोसेस में आ गए हैं तो। So now I'll try to discuss with you in short कि इंटरव्यू प्रोसेस कैसे चलता है। So हम इंटरव्यू देने यूपीएससी भवन जाते हैं एंड आफ्टर द डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड हमें बिठा देते हैं ग्रुप में। Now what is going to happen is कि हमें randomly एक बोर्ड मिलेगा। You will not know about that board until you go there. And I think personally आपको जानना भी नहीं चाहिए, because what happens is एक perception बन जाता है। So during my second interview we found out कि हमारा बोर्ड कौन सा है, थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया था। तो उस अंदाज़ा लगने से ऐसा होता है कि कई लोगों में ना डर बैठ गया कि अगर ये वाला बोर्ड मिलेगा तो ये तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, या ये वाले में नंबर नहीं आते। तो एक पैनिक मोड में हम इंटरव्यू से पहले ही चले जाते हैं ना। लकीली उस टाइम मैंने सुन तो लिया था कि अच्छा कह रहे हैं कि शायद बोर्ड थोड़ा सा नेगेटिव परसेप्शन वाला है, बट आई डिड नॉट लेट दैट बॉदर मी। हाउएवर फर्स्ट इंटरव्यू में आई डिड लेट इट बॉदर मी एंड दैट शोज इन द 20 मार्क्स का डिफरेंस। सी बोथ द टाइम्स क्वेश्चंस वर आस्क्ड दैट वर जनरल, एंड इफ आई डिड नॉट नो समथिंग तो दे डोंट माइंड इट। वो कहते हैं कि ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो क्वेश्चन नहीं आना कभी भी मार्क्स कम नहीं करता, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो कैसे बोला वो मार्क्स बढ़ा या घटा सकता है। तो इसलिए कॉन्फिडेंट होके जाइए और रिलैक्स्ड होके जाइए। ये रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेचुरली क्या होगा, बॉडी में एक एंग्जाइटी आ जाती है जब आप वहाँ बैठे हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। वो एंग्जाइटी ना हमारे वर्ड्स में दिखती है। हमें आता बहुत कुछ होता है, लेकिन हम आधा सेंटेंस दे के फुल स्टॉप कर देते हैं, हम आधी बात को ही बीच में काट देंगे। तो ये इसीलिए होता है कि हम नर्वस होते हैं। तो वो नर्वस अगर हटाना है तो आपको ना बिल्कुल अनबायस्ड जाना चाहिए। ये थॉट अगर आपके मन में कभी आ गया कि
बोर्ड मैटर करेगा, या चेयरमैन जो है वो सुन नहीं रहा था तो मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे होंगे, या मुझे लगता है कि आज का जो दिन है इसमें ये प्रॉब्लम सुबह ही हो गई है, मान लीजिए दिन सुबह अच्छा नहीं गया, अब आपने टेंशन बिठा ली कि मतलब अब तो शाम को भी इंटरव्यू खराब होने वाला है. ऑल दीज लिटिल थिंग्स एंड फैक्टर्स जो आपको वरी कर सकते हैं, just remove them from your system for that one day. Very difficult to do it in one day. That is why there is a whole process जहाँ पे आप धीरे धीरे करके ना थोड़ा mindfulness develop करते हैं. Like I was saying, it is a journey for your personality. तो आप इतना जो है इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाने चाहिए इस एग्ज़ाम में कि आपको जो भी लगे कि मेरे इमोशंस चेंज हो रहे हैं, मेरे को टेंशन हो रही है, आप उसको उसी वक्त रोक सकें. आपको लगे कि मेरे को जो है डर लग रहा है तो आप उसको उसी वक्त रोक सकें और आप एक बैलेंस स्टेट में आ सकें. तो इसमें आई लाइक टू टेल यू अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट FAQs जो काइंड ऑफ रहते हैं इंटरव्यू में. पहला ये रहता है कि क्या हमें कोई ड्रेस कोड फॉलो करना होता है. Why I'm telling you this is because ये मेरे साथ इन 3 साल में हुआ है. First 2 times that I went, I stuck to the dress code जो हर कोई कहता है, that there is a particular way in which you wear your साड़ी and then blouse का एक तरीका रहता है. तो mostly everybody also does that कि मतलब sleeves जो हैं वो up to elbows होंगे इस तरह से, girls do it. Boys also have a constant pattern only. There's a shirt, pant, coat, tie. Now UPSC does expect us to be in CVs, formal CVs. मतलब आप काफ़ी प्रेजेंटेबल दिखने चाहिए, वो ज़रूरी है, लेकिन कोई ड्रेस कोड ज़रूरी नहीं है उसके लिए. एंड आई थिंक इंटरेस्टिंगली बहुत सारे कैंडिडेट्स अब आने लग गए हैं, एटलीस्ट दिस ईयर आई वाज सीइंग. तो कई कैंडिडेट्स ने जो है इस बार थोड़ा सा अपनी चॉइस का कुछ ऐसा फॉर्मल वियर पहना है एग्जाम में, इंटरव्यू में, एंड दे ऑल स्कोर्ड वेरी वेल. सी इवन आई व्हाट आई डिड वाज, इट वाज वेरी कोल्ड. माय इंटरव्यू वाज ऑन 10th January और मेरे को नेचुरल नहीं लगा उस टाइम साड़ी पहनना बिकॉज इट वाज एक्सट्रीमली कोल्ड. So I decided to wear a pantsuit with a shirt, sweater, tie, everything. It is little unusual for girls to do that because हम रिस्क लेने से डरते हैं. However, understand that भीड़ से हटके कुछ पहनना कोई रिस्क नहीं है because UPSC does not expect you to be a part of a भीड़. वो तो आपने लीडर ढूंढ रहे हैं ना. तो as long as आप जो है जो आपको सही लग रहा है वो कर रहे हैं, even in your dress code, even in your hair style, जो आपको ठीक लगता है वो करिए, लेकिन वो जो है फॉर्मल होना चाहिए, वो जो है सूटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन होना चाहिए. कि आप एक इंटरव्यू में गए हैं तो आप इंटरव्यू के लिए तैयार दिखने चाहिए. आप पार्टी के लिए तैयार नहीं दिख सकते, बट आप कैसे तैयार होते हैं इंटरव्यू के लिए वो आप पे डिपेंड करता है. सी सिमिलरली देयर इज दिस फियर जो हमें कई बार होता है कि मेरा इंटरव्यू कितना लंबा चला, शायद ये भी इंपॉर्टेंट है. तो ऐसा नहीं है. कई बार इंटरव्यूज जो है 20 minutes चलते हैं एंड कैंडिडेट्स गेट अबव 200, और कई बार इंटरव्यू थोड़ा लंबा भी चलता है 30 minutes एंड सो एंड यू गेट 150, 160. इन फैक्ट आई से अ लॉन्गर इंटरव्यू हैज़ दिस चांस कि आप कोई ब्लंडर कर दो क्योंकि अब आपसे बहुत सारे और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. ऑन द अदर हैंड समवन माइट से कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो देयर इज मोर अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट योर व्यूज़. तो दोनों हो सकते हैं, इसलिए इस पर इतना सोचना नहीं है कि मेरा इंटरव्यू कितना चला. मैंने 3 इंटरव्यू दिए हैं और मेरे को आज तक नहीं पता चला कि इंटरव्यू कितना लंबा चलता है बिकॉज देयर इज नो वे टू नो. हम वॉचेस तो पहनते नहीं हैं, हम वॉल क्लॉक को ज़रूर देख सकते हैं, बट उस टाइम ना देयर इज़ प्रेशर. तो उस प्रेशर के अंदर आप घड़ी देखेंगे, फिर आप बाहर निकल के फिर घड़ी देखेंगे. तो आई डोंट थिंक दैट एनीबडी डज दैट एंड दैट इज़ नॉट फीजिबल ऑल्सो. तो इंटरव्यू में कुछ सोचने का नहीं है, आप जाइए, आप अपना बेस्ट पर्सनैलिटी दिखा के आइए. आपका इंटरव्यू ऐसा नहीं हो सकता कि आप वो नहीं बोल सकते जो आपको लगता है कि आपका कोई रोल मॉडल बोलता है या कोई आपको कोई टॉपर पसंद है, आपने उनकी बातें सुनी तो आप सोचते हो कि मैं भी ऐसे ही सिचुएशन में ऐसा ही जवाब दूंगा. तो ऐसा तो नहीं हो सकता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है. अगर आपको लगता है पहले कि नहीं मेरी ये सोच गलत है तो आप उसको बदल लीजिए, रादर देन ट्राइंग एंड फेकिंग इट. आप उसको बदल लो क्योंकि आपको पता चल गया कि दैट इज समथिंग रॉन्ग दैट यू थिंक. और फिर आप बड़े आराम से जाइए कामली और सारे क्वेश्चंस को आंसर करिए. जो नहीं आता है वो आप आराम से कह सकते हैं मेरे को नहीं आता है. I think there were 2 questions which I did say, sir, I do not know, or I cannot remember at this moment, and that is okay. उसमें भी कोई ऐसा ना strict pattern नहीं होना चाहिए आंसर करने का. Like you don't have to say this necessarily कि sorry sir, I will go back and read about it. और आप कह दें कि sorry sir, I cannot recall at this moment. Can you give me 2 minutes to think about it? ऐसा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती आर्टिफिशियली. सी अगर आपने ये प्रिपेयर किया है मॉक में या एनीवेयर एल्स और ये आपको नॉर्मली आ रहा है तो यू कैन से दैट लाइन. बट समहाउ आई रियलाइज कि मेरे आंसर
फ्लो में या इंटरव्यू के फ्लो में कभी ना ऐसे सॉरी नहीं आता था कि सॉरी सर आई कैन नॉट रिकॉल. आई जस्ट यूज टू नॉर्मली से सर आई थिंक आई कैन नॉट रिकॉल इट एट दिस मोमेंट. उस सॉरी वर्ड में भूल जाती थी. बट emphasis again is on this fact कि there is no strict pattern to giving an interview. As long as आप cordial हैं, आप अपने जो environment आपने create किया हुआ है, आपने एक aura create किया होता है interview room में, तो as long as आपने वो aura को ना सही से पकड़ा हुआ है, आप interesting भी लग रहे हैं interviewer को और आप knowledgeable भी लग रहे हैं. थोड़ा सा आपने जो है अपना witty side भी दिखाया हो सकता है, कुछ creative answer भी बोला हो सकता है. तो जब तक आप ये सब चीज़ें बैलेंस करके चल रहे हो ना, तो बड़ा अच्छा ही जाता है इंटरव्यू. An interviewer ultimately he will not remember your answers 100%. He'll remember how he felt conversing with you. मतलब आपसे बात करके कैसा लगा कि भी नंबर हैं और उसके ज़्यादा नंबर हैं. अगर उनको लगता है कि इससे बात करके ना ऐसा लगा कि मतलब एक बहुत ही नॉलेजेबल और एक बड़ा अच्छा सा इंसान यहाँ बैठा हुआ था, somebody who should be in the services, कि मतलब ऐसी पर्सनालिटी जो है ये होनी चाहिए सर्विस में, ऐसा इंसान ऐसा बंदा होना चाहिए सर्विसेज में, तो देन दे विल गिव यू मोर मार्क्स रादर देन यू नो अ कैंडिडेट जिसने सारे बहुत अच्छे मैकेनिकल आंसर्स दे रखे हैं लेकिन ऐसा लगता है कि इसने सब कुछ रटा हुआ, मतलब इसका अपना ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट नहीं है. तो ऐसे कैंडिडेट को नंबर देना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली फॉर अ पर्सनैलिटी टेस्ट. यू नो फॉर द पर्पज ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ आर डैफ. डैफ को डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं. एंड अगर आप मेंस कर लेते हैं तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इस डैफ 2 को फिल करें. इस डैफ में आप अपने बारे में कुछ बताते हो क्योंकि इंटरव्यूअर विल नॉट नो यू बिफोर हैंड, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए उसको कुछ आइडिया होना चाहिए आपके बारे में, तो वो आपसे डैफ 2 भरवा लेते हैं. उसमें आप अपनी हॉबीज़ लिखते हो, आपकी मार्क्स कैसे थे 10th में 12th में, आपने एजुकेशन कहाँ से करी, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें जिससे एट अ ग्लांस पता चल जाए कि ये इंसान का बैकग्राउंड क्या है. तो जब डैफ भरते हो ना तो इसी पर्सपेक्टिव से भरिए कि इस पर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाएगा. और इसका ये मतलब नहीं है कि आपको डैफ में कुछ लिखना ही नहीं है ये सोच के कि मतलब मेरे से तो कुछ भी पूछ लेंगे, अगर मैंने एक भी बात कह दी तो इस पर ट्रिकी क्वेश्चन आ जाएगा. या डैफ हैज़ टू बी इंटरेस्टिंग. ऐसा लगना चाहिए कि मतलब ये कैंडिडेट के पास कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं करने को, क्योंकि अगर कुछ भी डैफ में नहीं होगा तो फिर ना बहुत ज़्यादा जेनेरिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बहुत ज़्यादा जो कुछ करंट अफेयर में होगा उसी पे पूछना पड़ता है. तो आपकी पर्सनालिटी को जानने का मौका आपसे चला जाता है. ऐसा नहीं है कि वो उन क्वेश्चन से नहीं जान सकते. वो आपसे पूछेंगे कि इंडियन इकोनॉमी कैसी चल रही है और वो उसमें भी आपको जज कर लेंगे कि अच्छा ये बच्चा देखो कितना पॉजिटिव है या ये देखो कितना क्रिटिकल है, इसको देखो कितनी पेसिमिस्टिक थॉट है, वो तो वो वहाँ से भी जज कर लेंगे. लेकिन अगर आपने उनको खुद ही एक अपॉर्चुनिटी दे दी कि देखिए सर ये मेरी हॉबीज़ है, मैंने आज तक इतनी सारी पोजीशंस हैंडल करी है, या मेरे मार्क्स ऐसे आए थे तो मैं इस रूरल विलेज से आया हूँ, या मेरे जो है स्कूलिंग ऐसे स्कूल से हुई है, तो उससे थोड़ा सा बेटर आइडिया लग जाता है आपके बारे में. एंड इफ़ इट इज़ ईजी टू नो यू और आप बड़े अनकॉम्प्लिकेटेड से लगते हैं तो आपकी पर्सनालिटी के नंबर भी उस हिसाब से आते हैं. अगर आपकी पर्सनालिटी को जान पाना बहुत मुश्किल हो रहा है तो फिर मार्क्स देना भी उनको मुश्किल हो जाता है. नाउ आई टेल यू हाउ मुश्किल हो जाता है. अज्यूम करके चलिए कि आपने एक क्वेश्चन आपसे पूछा और उसमें आपने जो है बहुत इंटेग्रिटी दिखाई. आपने कहा कि नहीं सर हम तो जो है लॉ ही फॉलो करेंगे और हम तो इस केस स्टडी में जो है ऑनेस्टी इंटेग्रिटी और इन सब के आपने मतलब मिसाल दे दी. और फिर थोड़ी देर बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा, वहाँ पे आपने अपने ही आंसर को, अपनी ही इस पर्सनालिटी को पलट दिया. वहाँ आपने कह दिया कि सर हमेशा ना इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी इंटेग्रिटी ओरिएंटेड, कई बार प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है. तो सर इस सिचुएशन में ना मैं ऑनेस्ट नहीं रह पाऊंगा, मेरे को थोड़ा सा जो है उंगली टेढ़ी करके ही सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. सो नाउ इट बिकम्स कंफ्यूजिंग कि आप इंटेग्रिटी पे थे एक बार और एक बार जो है आप जो है अपॉर्चुनिस्टिक हो गए. तो मतलब इसका मतलब ये कि आपको अपनी ही पर्सनैलिटी नहीं पता, आपको खुद ही नहीं पता कि अगले तीसरे सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करोगे. तो ऐसे में नहीं करना है और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक बहुत फेयर एंड क्लियर आइडिया हो कि मैं कैसे सोचता हूँ और फिर उसको आप प्रेजेंट अच्छे से करें. ऐसा हो सकता है कि आपका ये मानना है कि अपॉर्चुनिस्टिक होना ज़्यादा ज़रूरी है, दैट मीन्स एंड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन द मीन्स. आप ये मान सकते हो और अगर आपको ठीक लगता है तो आप हर आंसर में या अपनी बातों में इस चीज़ को दिखा भी सकते हो. बट देयर इज अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग इट. आप ऐसा तो कभी नहीं कहोगे ना वहाँ पे कि नहीं मेरे को तो वो करना पड़ेगा जो मेरे को ठीक लगता है, चाहे वो लॉज के अगेंस्ट जाता हो. आप हमेशा ये कहोगे कि आई हैव टू रीच दीज एंड्स एंड आई हैव टू डू दैट बिकॉज वो यूटिलिटेरियन है. और अगर मेरे को डायरेक्टली मीन्स नहीं मिलते, मेरे को डायरेक्टली ऐसा लगता है कि इट विल बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, देन आई विल ट्राई एंड फाइंड अ लूप होल और देन आई विल ट्राई टू फाइंड इफ देयर इज अनदर स्कीम
through which I can do that, or if there is another provision in some other law to do that. मतलब आप ये कह सकते हो कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं लॉ को थोड़ा सा जो है और डीप में पढ़ के, थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ा और सोच के मैं अपने एंड्स पे पहुंचूं, पर आप ये कभी नहीं कहेंगे कि मतलब मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं इलीगल मीन से भी पहुंच जाऊंगा. दैट इज द होल पॉइंट ऑफ इट. हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ इज व्हाट द पर्सनैलिटी टेस्ट इज अबाउट. तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट डैफ फिलिंग. डैफ फिलिंग में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं यूजुअली हर एस्पिरेंट के सामने. वन इज द हॉबीज़. और ये हॉबीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने ना कई टॉपर्स के मुंह से सुना होता है कि मेरे को हॉबी पे वो क्वेश्चन पूछा और उस पर वो बड़ा एक प्यारा सा विट्टी सा आंसर दे देते हैं. तो हमें लगता है कि हॉबीज़ वो चीज़ है मतलब जहाँ पे काफ़ी डीप में पूछते हैं. तो हो सकता है कि किसी की हॉबी सिंगिंग है और उनको जो है एग्जाम में कुछ गाना गाने को कह दें, तो ये आपके साथ भी हो सकता है. इसलिए हॉबी आप लिखें तो थोड़ा इतना सोच के लिखें कि आपको उसके बारे में आइडिया है और आप वो ज़रूरत पड़ने पे कर सकते हैं, इफ़ एट ऑल इट कैन बी परफॉर्म्ड. अच्छा, आई हैड रिटन अ लॉट ऑफ हॉबीज़. एक्चुअली आई रिटन 4 हॉबीज़. और पहले ना मैं बहुत सेफली लिखती थी, तो आई यूज्ड टू राइट 2 हॉबीज़, क्योंकि मैंने कहीं ऐसा सुना था किसी टॉपर इंटरव्यू टाइप्स में कि कम लिखेंगे तो देयर इज़ अ चांस कि आप मतलब फंसोगे नहीं. बट द पॉइंट हियर इज़ कि अगर आपकी चारों हॉबी जेन्युइन है तो आप नहीं फंसोगे, है ना. तो 4 लिखो, 5 लिखो, लेकिन वो लिखो जो की हुई हैं. मतलब बिल्कुल कुछ मन गणत नहीं लिख सकते. यू कैन नॉट पुट इन हॉबीज फॉर द सेक ऑफ पुटिंग देम. तब तो एक हॉबी भी काफ़ी है. अगर आपने अच्छे से एक ही करी है परसू तो एक भी काफ़ी है. बट मान लीजिए कि आपके काफ़ी वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट है, तो फिर आप उसको दिखा सकते हो. आप मल्टीपल हॉबीज लिख सकते हो. बट रिमेंबर, यू कैन बी क्वेश्चनड ऑन देम एंड दे कैन एक्सपेक्ट यू टू नो देम इन डिटेल ऑल्सो. ये तो एक यूपीएससी पर्सनैलिटी टेस्ट में काफ़ी क्लियरली लिखा हुआ है that variety and depth of interest is what they are looking for and that they judge in your hobby. तो अगर आप हॉबी लिख रहे हैं, आपके पास 2-3 महीने हैं आफ्टर मेंस एंड इंटरव्यू, तो उस महीने में ना उस हॉबी को अच्छे से कर लीजिए. एक हॉबी को परस्यू करने में अच्छे से आपको 20-21 दिन लगेंगे. मान लीजिए आपकी हॉबी गार्डनिंग है, तो कम से कम 20-21 दिन तो अच्छे से गार्डनिंग करिए. मान लीजिए आपकी हॉबी कुछ रीडिंग है, तो कम से कम 2-3 किताबें पढ़ के जाइए. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका आपकी हॉबी से डिसकनेक्ट है. एक्चुअली यही होता है हमारे साथ. हम ना वो हॉबी लिखते हैं जो हमने करी तो है, लेकिन 4 साल पहले करी थी जब यूपीएससी प्रिपरेशन शुरू की थी. अब भूल गया हूँ, तो वो डिसकनेक्ट दिख जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है. और आपकी ना एक चमक आती है चेहरे पे जब अपनी हॉबीज़ के बारे में बात करते हो. और ऑन द अदर हैंड अगर आपने हॉबी करी नहीं है तो वो फियर भी आ जाएगा आपके फेस पे. तो रिमेंबर, दिस इज़ अ टेस्ट ऑफ योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो. प्लीज़ अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यूज़ को थोड़ा सा करेक्ट करें इफ़ पॉसिबल. जनरली ये बिना प्रैक्टिस या स्किल के तो होगा नहीं, तो उसमें बहुत टाइम लगता है. तो इसलिए कहते हैं कि आप किसी मिरर के सामने बात करके देख सकते हो, या आप अपने घर में फैमिली या फ्रेंड्स में बातें कर सकते हो. मतलब कॉन्वर्सेशंस doesn't have to be an interview per se, just a conversation where you become a little careful and cautious of how you move your hands or what your eye gestures are like. क्या कोई अनकंफर्टेबल पोजीशन में आपको अगर डाल दिया जाए, आपसे कोई अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो क्या आप एकदम से हेजिटेट करते हैं आंसर करने में. तो ये चीज़ें तो प्रैक्टिस से आप जज कर लोगे, और एक बार आपको समझ आ गया वेयर यू आर लैकिंग, देन यू कैन डेफिनेटली चेंज दैट ऑल्सो. स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट. मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. Sleepy classes. Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ. Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस. आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल. उसने स्लीपी की वीडियोस भी देखी हैं. स्लीपी क्लासेस. Sleepy classes. Sleepy classes is one of those मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं. Now coming to another and very important thing, should you give mock interviews for your UPSC interview? See, I've given 3 interviews. I've never given a mock interview, and there's a reason for that. I was confident with respect to my interview preparation. चाहे मेरे मार्क्स 165 आए हो, चाहे इस बार 212 आए हो, I was confident throughout कि मैंने अपनी प्रिपरेशन बेस्ट करी है और मैं किसी पैनल के सामने बैठ के डरूंगी या हेजिटेट नहीं करूंगी. दैट इज़ वाई आई डिड नॉट गिव अ मॉक, बिकॉज आई हैड दिस फियर कि ऐसा ना हो कि ये मुझे कुछ ऐसा फीडबैक दे दे जो मेरी कॉन्फिडेंस को कम कर दे, या मुझे ऐसा कुछ कह दे कि आपका अच्छा नहीं जा रहा है, या आप वो चीज़ और पढ़ लो, और मैं उससे मेंटली अफेक्ट हो जाऊँ कि यार क्या मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं है. दैट इज़ वाई आई डिड नॉट गिव इट. सो इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि नहीं मेरे को अच्छे से आता है,
जनरली कॉन्फिडेंस कम्स आफ्टर यू हैव गिवन वन इंटरव्यू। तो आप एक बार दे चुके हो, आपको पता है प्रोसेस, तो आप कॉन्फिडेंट हैं, तो मॉक ज़रूरी नहीं है लगाना, यू कैन प्रिपेयर ऑन योर ओन ऑल्सो। बट फॉर दोज पीपल हु आर नॉट कॉन्फिडेंट एट टाइम्स, हो सकता है आप लैंग्वेज को लेके कंफर्टेबल नहीं है, हो सकता है कि किसी अननोन पैनल के सामने आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी हो जाती है, देन यू शुड गिव मॉक्स एंड प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंगली। पर मॉक्स का जो फीडबैक होता है दैट इज़ नॉट टू बी टेकन एज इट इज़, मतलब वर्बैटम किसी चीज़ को नहीं लेना। हमेशा ना खुद सोच लेना चाहिए कि मेरे को क्या सही लगता है। मान लीजिए कोई आपको कहता है कि आप जो है बिल्कुल हैंड्स ऐसे रखिए और पूरे टाइम ऐसे रखिए, और आपको नेचुरल नहीं लगता तो आप मत रखिए। देयर इज़ नो सच थिंग एज नॉट हैविंग हैंड जेस्चर्स ऑल्सो। आपको जहाँ ठीक लगते हैं, जहाँ पे कोई पॉइंट एम्फोसिस देने के लिए हाथ को हिलाना ज़रूरी है, वहाँ पे आपको कर लेना चाहिए। जब तक आपकी बॉडी लैंग्वेज नेचुरल है तो ना एग्जामिनर उसको ना नोटिस भी नहीं करता, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में काफ़ी एक कंफर्टेबल जोन हो चुका होता है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आर्टिफिशियल है, दिस इज हाउ द माइंड वर्क्स, ठीक है। जब हमारी बॉडी लैंग्वेज आर्टिफिशियल होती है तो हमें सुनने वाला ना वो भी अलर्ट हो जाता है कि कुछ तो अटपटा लग रहा है इस कैंडिडेट में, ऐसा लग नहीं रहा कि देयर इज अ स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हैपनिंग, एंड दैट काइंड ऑफ सेंस इट कीप्स दिस बैड डिस्टेस्ट। आपके जाने के बाद भी, आपके अच्छे आंसर्स के बाद भी ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा आर्टिफिशियल था, मतलब बंदा ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंट नहीं है। और तो आप कॉन्फिडेंट थे, लेकिन आप ना बिकॉज ऑफ सो मेनी फीडबैक्स दैट यू गॉट फ्रॉम 100 डिफरेंट प्लेसेस, तो आप बहुत रिजिड हो गए थे। हो सकता है आपने जाते ही अपना बटन खोला और बिल्कुल हाथ ऐसे अकड़ा लिए और फिर आप पूरे टाइम ऐसे ही रहे, तो वो ठीक नहीं है। फॉलो व्हाट यू थिंक इज नेचुरल, इट इज़ जस्ट अ पर्सनैलिटी टेस्ट। ये कोई ऐसा रेज्यूमे बेस्ड इंटरव्यू नहीं होता वेयर दे वांट टू नो कि आप मतलब क्या सोचते हैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में, या आपकी जो नॉलेज या टेक्निकल स्किल है वो कितनी डीप में है ताकि हम आपको रिक्रूट कर सके। ये ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपकी नॉलेज स्किल की बात ही नहीं है, इसमें आपकी पर्सनालिटी की बात है कि क्या अगर आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाए सिविल सर्विसेज में आने का, आप उसको यूज़ कर पाएंगे या नहीं। उसकी नॉलेज आपको ट्रेनिंग में दे देंगे, उसके स्किल भी आपको ट्रेनिंग में दे देंगे, लाइफ लॉन्ग भी ट्रेनिंग आपकी चलती रहेगी डिस्ट्रिक्ट में। आप बस ऐसे एक रिसेप्टिकल होने चाहिए कि मतलब अगर हम इस इंसान पे इन्वेस्ट करें टू मेक हिम अ पब्लिक सर्वेंट, तो ये उस लायक है। एंड फॉर दैट यू विल हैव टू सी हाउ यू विल मोल्ड योर सेल्फ। मैं या कोई भी और आपको कभी नहीं बता सकता कि इस तरीके का ऑफिसर आपको बनना चाहिए। आप यहाँ आए हैं तो आपको पता होगा कि आप किस तरह के ऑफिसर बनना चाहते हैं, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन। यू विल नॉट बिकम दैट ऑफिसर आफ्टर यू गेट सिलेक्टेड। इफ यू ऑलरेडी आर दैट ऑफिसर देन यू विल गेट सिलेक्टेड। तो अगर आप उस माइंडसेट से तैयारी करते हो तो आप काफ़ी ग्रो कर जाओगे इन द प्रोसेस। नोबडी कैन गारंटी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, बट गेटिंग आउट ऑफ द यूपीएससी जर्नी you should be the best version of yourself, and that is also your plan B in this process. हर कोई इस एग्जाम में आता है तो एक ना प्लान बी लेके आता है कि मतलब ये नहीं चला तो अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में चला जाऊंगा। हो सकता है कोई सोचेगा कि एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा, कोई टीचिंग में चला जाएगा, बट वो प्लान बी तभी सक्सेसफुल होगा जब आपकी वो पर्सनालिटी बन गई होगी वेयर यू नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ फेलियर्स। वो ऐसे ही बनेगी धीरे धीरे एज यू वर्क ऑन योर सेल्फ। तो आई होप दैट दिस विल हेल्प यू इन सम वे, दैट यू विल रियलाइज दैट आप यूनिक हैं और आपकी यूनिकनेस के ही मार्क्स है पर्सनालिटी टेस्ट में। सो डोंट ट्राई एंड आर्टिफिशियली चेंज योर पर्सनालिटी फॉर दैट। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ। ओके, थैंक यू।